Good afternoon, dear students. How are you all? So be fine at home and be safe. आज हमारा लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1. फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा है दैट इज लॉज ऑफ मोशन. मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये काय डायरेक्शन राहते वेलोसिटीचं याच्याबद्दल चर्चा केली होती. इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करना है दे आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन के मोशन के 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं. वो 3 लॉज आज हमको डिस्कस करना है. उसमें से पहला लॉ हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लॉ, that is Newton's first law of motion. Now this law of motion is related to very important property and that property is known as inertia. हा जो पहिला लॉ आहे मोशनचा हा इनर्शियाशी संबंधित आहे. It is related to the property inertia. It explains inertia. That's why this law is also known as law of inertia. इसको law of inertia के नाम से भी जाना जाता है. इसका कारण है कि this law explains inertia, या this law is related to the very important property that is inertia. आता इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या होता है, ये आपका 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है. फिर भी आपको रिवीजन के नाम पर बताता हूं. सांगतो इनर्शिया काय असते. माहिती आहे आपल्याला की एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टेबल, कोणतीही वस्तू जर आपण टेबल वरती ठेवली, किसी चीज को अगर आपने टेबल पे रखा है, दैट रिमेन्स देयर, वो वहीं पर रहती है, मतलब एट रेस्ट होती है जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते. जोपर्यंत आपण त्याला पुश करत नाही, त्याला आपण पुल करत नाही, तोपर्यंत an object kept on the table, if it is at rest, that remains at rest. आता आपलं त्याला डिस्टर्ब करणे याला म्हणतो आपण की बाहेरून एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टाकणे. तो जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर नहीं डालते तब तक बॉडी अगर एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहता है, या फिर बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो अपनी मोशन को ही कंटिन्यू करता है. इन शॉर्ट, ज्या स्थितीमध्ये ती बॉडी आहे त्याच स्थितीमध्ये ती राहण्याचा प्रयत्न करते जोपर्यंत बाहेरून अनबॅलेन्स्ड फोर्स त्याच्यावरती टाकण्यात येत नाही किंवा ऍक्ट होत नाही. तर ही जी प्रॉपर्टी आहे त्या बॉडीची, कोणती प्रॉपर्टी, तर आपल्या स्टेटला, आपल्या स्थितीला कायम ठेवण्याची प्रॉपर्टी. This tendency of the body, this property of the body to maintain its state, that might be state of rest or might be uniform motion along the line. तो ये जो बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, टेंडेंसी होता है अपनी स्थिति को कायम रखने का, that is known as inertia. त्यालाच आपण म्हणतो inertia. Tendency of a body to maintain its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia. और inertia क्या होता है, ये सीधे सीधे डिपेंड करता है बॉडी के मास पर. इनर्शिया हा सरळ सरळ बॉडीच्या मास वरती डिपेंड करतो, अवलंबून असतो. याला म्हणतात की मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा बॉडी को इनर्शिया होता है. जितका कमी त्या बॉडीचा मास असेल तितक्या कमी प्रमाणात त्या बॉडीला इनर्शिया राहतो. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ असा होतो की ज्या बॉडीला मास जास्त असेल त्या बॉडीला इनर्शिया जास्त असतो,
म्हणून ती बॉडी आपली स्थिती कायम ठेवण्याचा जास्त प्रयत्न करते, जल्दी से अपना स्थिति को बदलता नहीं है अगर मास ज्यादा है तो। और मास अगर कम रहा तो बॉडी अपना जो भी टेंडेंसी है, स्थिति है, उसको मेंटेन करने का जो टेंडेंसी है वो जल्दी से बदलता है। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। कैसे डिपेंड करता है? तो मोर द मास मोर इज इनर्शिया, लेस द मास लेस इज इनर्शिया। मग याचेही प्रकार आहेत, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आहे, इनर्शिया ऑफ मोशन आहे। हे सगळं तुमचं 8th स्टँडर्ड मध्ये झालेलं आहे, कदाचित तुम्हाला माहिती असेलच। सो दिस इज द प्रीवियस नॉलेज फॉर दिस लॉ। या वर्षी 9th स्टँडर्ड मध्ये लॉज ऑफ मोशन मध्ये जो पहला लॉ आहे आता तो अपन डिस्कस करूया। इसकी अभी हम बात करेंगे कि पहला लॉ क्या होता है। तो इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। तो जो बात हमने इनर्शिया में बताई, लगभग ऐसी ही बात, ऐसी ही चर्चा इस लॉ में होती है। सो व्हाट दिस लॉ टेल्स अस, हा लॉ आपल्याला काय सांगतो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, इट इज ऑन पेज नंबर 12। फिर से वही बात जो इनर्शिया में हमने कही थी कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट ही रहेगा, या ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लेकिन कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जोपर्यंत त्या बॉडीवरती एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत बॉडी जर ऍट रेस्ट असेल तर ती ऍट रेस्टच राहणार आहे। एट रेस्ट अगर बॉडी होगा तो एट रेस्ट ही रहेगा, मतलब अपना स्थिति चेंज नहीं करेगा। और इफ द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी जर ऑलरेडी मोशन मध्ये आहे अलॉंग अ स्ट्रेट लाइन तो तो इन मोशनच राहील, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स ऍक्ट ऑन इट। तर शॉर्ट मध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की जोपर्यंत बाहेरून एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ज्या स्थितीमध्ये ती बॉडी आहे त्याच स्थितीमध्ये ती राहणार आहे। ती आपली स्थिती स्वतःहून बदलणार नाही। The body will not change its state of rest or of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. आता बॉडी एट रेस्ट है, अगर बॉडी टेबल पे रखा है और बॉडी एट रेस्ट है तो इसका मतलब ये होता है क्या कि बॉडी पर कोई भी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बॉडी जर एट रेस्ट आहे तो याचा अर्थ असा होतो का की कोणताही फोर्स त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत नाही आहे। No. If the body is at rest or if the body is in motion, number of forces are acting on the body. खूप सारे फोर्सेस त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत राहतात। नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, बट ते सगळे जे फोर्सेस आहे त्यांचं सगळ्यांचं टोटल किंवा त्यांचं सगळ्यांचं रिझल्टंट ज्याला आपण म्हणतो नेट फोर्स हा 0 असतो। नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट ऑन द बॉडी, but all those forces they cancel each other, they neutralize each other, they nullify each other. खूप सारे फोर्सेस त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असतात पण ते सगळे फोर्सेस काय करतात तर सगळे एकमेकांना कैंसिल करतात। सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते और सबका मिलकर टोटल या नेट फोर्स बॉडी पर 0 होता है। म्हणून ती बॉडी एट रेस्ट आहे तर एट रेस्टच राहते, या अगर बॉडी इन मोशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो इन मोशन ही होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याच्यामध्ये आपण इनर्शिया बद्दल बोलू, यालाच आपण इनर्शिया म्हणतो। स्थिती न बदलण्याची टेंडन्सी, स्थिती न बदलण्याची प्रवृत्ति किंवा प्रॉपर्टी, दैट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया की इसमें बात होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको ख्याल रखना है, क्या लर्न करना है? तो आपको लर्न करना है कि इनर्शिया क्या होता है, त्याच्यानंतर
फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट तुम्हाला लर्न करायचं आहे. स्टेटमेंट लर्न केल्यानंतर त्याला एक्सप्लेन सुद्धा आपल्याला करता यायला पाहिजे. याच प्रकारचे प्रश्न परीक्षेमध्ये येतात. स्टेट द लॉ. तर स्टेटमेंट तुम्हाला पेज नंबर 12 वरती बोल्ड लेटर्स मध्ये दिलेलं आहे. ते स्टेटमेंट तुम्हाला एज इट इज लर्न करायचं आहे. जो स्टेटमेंट्स होते हैं लॉस के या जो डेफिनेशंस होती है ये आपको टेक्स्ट बुक में से एज इट इज लर्न करना होता है. इसको लर्न करो and try to write it as it is without making any changes from your side. तो स्टेटमेंट तुम्हाला पेज नंबर 12 वरती दिलेला आहे. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की an object continues to be at rest or in a state of motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. अर्थ मी तुम्हाला सांगितलं आहे की जोपर्यंत बाहेरून एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत बॉडी जर ऍट रेस्ट आहे तर ती ऍट रेस्टच राहील, किंवा बॉडी जर युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल तर ती त्याच प्रकारच्या मोशन मध्ये कंटिन्यू राहणार आहे. दिस इज इनर्शिया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. आता याचे एग्जांपल्स जर द्यायचे सांगितले, इसके अगर एग्जांपल्स आपको पूछे तो इनर्शिया के जितने भी एग्जांपल्स हैं दे सकते हैं आप. एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया दे आर नथिंग बट एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वो कोणते एग्जांपल आहे? तो साधा एग्जांपल है कि इफ अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. अगर टेबल पे आपने कोई बुक रखी है और उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते हो दैट रिमेन्स एट रेस्ट. ती स्वतःहून मूव होत नाही, स्वतःहून ती सरकत नाही, एट रेस्ट आहे, ती एट रेस्टच राहणार आहे. ये पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल, सपोज द फैन इज इन मोशन. फैन मोशन मध्ये आहे और इसको आपने स्विच ऑफ कर दिया. तो as soon as the fan is switched off, will it stop instantaneously? तो लगेच ताबडतोब थांबतो का बंद केल्यानंतर? नाही. मग तो काही काळ फिरत राहतो आणि हळूहळू हळूहळू स्पीड कमी होत झाल्यानंतर काही वेळेनंतर तो थांबतो. का असं होते? सो दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ इनर्शिया. कारण स्विच ऑफ करायच्या आधी तो स्टेट ऑफ मोशन मध्ये होता, म्हणून तो त्याचं जे स्टेट ऑफ मोशन आहे ते कायम ठेवण्याचा तो प्रयत्न करतो. इट ट्राय टू मेंटेन, ट्राय टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन. स्विच ऑफ भी अगर आपने कर दिया तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा. इसलिए कुछ समय तक वो फिरता है, घूमता है और फिर धीरे धीरे रुक जाता है. So that is also an example of inertia. So examples of inertia, they are nothing but examples of Newton's first law of motion. या ठिकाणी हा न्यूटनचा पहिला लॉ आपला डिस्कस करून झाला आहे. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ. नाउ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. This is on page number 13. जैसे फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया की बात की थी. फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स इनर्शिया. अशाच प्रकारे हा जो सेकंड लॉ आहे हा सुद्धा एक प्रॉपर्टी आपल्याला एक्सप्लेन करतो. इट इज रिलेटेड टू वन प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मोमेंटम. सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू मोमेंटम. ठीक है. तर आधी आपण मोमेंटम काय आहे, काय फॉर्म्युला, काय डेफिनेशन, काय त्याचे युनिट्स हे पाहूया. पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मैं आपको बताता हूँ. नो व्हाट इज मोमेंटम. तो इसको समझने के लिए दो एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पर दिए. एक पहला एग्जांपल दिया है कि अगर आपके फ्रेंड ने ऊंचाई से ऐसे दो बॉल्स ड्रॉप किए. पहले आपके फ्रेंड ने ड्रॉप किया एक रबर बॉल और आपको नीचे उसको कैच करना है. ऊपर से बॉल गिर रहा है, बाद में नीचे आपने उसको कैच किया. ठीक है. बाद में सेम हाइट से अगर आपका फ्रेंड हेवी बॉल ड्रॉप करता है तो वो अगर आप कैच करते हो तो कैच करते समय आपको क्या एक्सपिरियंस होता है? कोणतं तुम्हाला कैच करणं सोपं जाणार आहे? विच बॉल यू फाइंड इजी टू कैच? सेम हाइट से ड्रॉप किए, जिसका मास कम है वो आपको कैच करना आसान जाएगा, या जिस बॉल का मास ज्यादा है वो आपको कैच करना आसान जाएगा?
प्रश्न है, आंसर इज वेरी सिंपल। जिसका मास कम होगा, जो लाइट होगा उसको कैच करना आसान जाता है, जो हेवी होगा उसको कैच करना डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आता एकच बॉल आहे, तुमच्या मित्राने तो बॉल तुमच्याकडे थ्रो केला। पहले आपके फ्रेंड ने आपकी तरफ बॉल थ्रो किया कम स्पीड से, आपने उसको कैच किया। पुन्हा तोच बॉल दुसऱ्यांदा तुमच्या मित्राने तुमच्याकडे थ्रो केला आहे, पण आता फास्ट, जोर से फेंका। तो किस सिचुएशन में आपको बॉल को कैच करना आसान जाएगा? कमी स्पीड ने येणारा बॉल कैच करणं सोपं आहे की तोच बॉल जास्त स्पीड ने येताना कैच करणं सोपं आहे? सिंपल आंसर इसका। तो इसका आंसर है, जब बॉल कम स्पीड से आता है तो उसको कैच करना आसान होता है। सेम बॉल अगर फास्ट आता है तो उसको कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्रिकेट खेळताना अनुभव तुम्हाला आला असेलच। मग याच्या मागचं कारण काय? तर याच्या मागचं कारण आहे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आहे हा दोन फैक्टर वरती डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और ये डिपेंड करता है बॉडी की वेलोसिटी पर। When one object strike with the other object, तो जो बॉल आहे तो बॉल येत आहे आणि आपल्या हातावर तो स्ट्राइक होता है कैच करताना, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हो रहा है। ऐसे समय जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, एट द सेम टाइम डिपेंड करता है बॉडी की वेलोसिटी पर। कैसे डिपेंड करेगा? तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, कैच करना डिफिकल्ट होता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना वो ऑब्जेक्ट फास्ट होगा उतना इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होता है, कैच करना मुश्किल होता है। सॉरी, तो हा जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आहे इसी को बोला जाता है मोमेंटम। यालाच सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये इफेक्ट ऑफ फोर्सला म्हणतात मोमेंटम। हे झालं मोमेंटमचं एक्सप्लेनेशन, हा कन्सेप्ट काय आहे त्याची ही झाली चर्चा। आता एक्झॅक्टली मोमेंटमला डिफाइन कसं करायचं? तर आता तुम्हाला सांगितलं मी की मोमेंटम जे आहे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। सपोज मास बॉडी का स्मॉल m और बॉडी का वेलोसिटी है v, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इतना सिंपल इसका डेफिनेशन। ये लर्न करना आपको, इस पे से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। याच्यावरच मोमेंटमला आपण डिफाइन करू शकतो। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन, याला आपण म्हणतो प्रोडक्ट। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसी को बोला जाता है मोमेंटम। तो डेफिनेशन तुम्हाला पेज नंबर 11-13 वरती दिलेली आहे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो सिंपल, एक ही सेंटेंस, छोटा सेंटेंस। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स। तर मोमेंटम हा झाला फॉर्म्युला। याच्यावरून आपण सांगू शकतो की मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। सो व्हाट इज मोमेंटम? डेफिनेशन काय सांगता येईल? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। P इक्वल टू m इंटू v। कैपिटल P, स्मॉल m आणि वेलोसिटी v। इस पे से इसके यूनिट्स हम बता सकते। मास, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अशा प्रकारे
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। और सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम और वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। अशा प्रकारे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम आणि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एंड अगर आपने फार्मूला ख्याल में रखा और आपको इनके यूनिट्स पता है तो आपको मोमेंटम के यूनिट्स लर्न करना, मेमोराइज करना आसान जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट आणि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट्स। नेक्स्ट थिंग, ये जो मोमेंटम होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम ही क्वांटिटी हा जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आहे हा वेक्टर आहे। वेक्टर आहे मतलब इसको डायरेक्शन होता है, याला डायरेक्शन राहते, ज्याला डायरेक्शन राहते त्याला वेक्टर म्हणतात। तर मोमेंटम वेक्टर आहे, मग त्याचं डायरेक्शन कोणतं, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, जे डायरेक्शन वेलोसिटीचं असेल सेम डायरेक्शन मोमेंटमचं राहते। सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अशा प्रकारे मोमेंटम काय आहे, डेफिनेशन, देन फार्मूला, इसमें से आप उसके यूनिट्स बता सकते हो। नेक्स्ट, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कौन सा, तो डायरेक्शन होता है सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हे झालं मोमेंटम बद्दल। दिस इज अ कन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। आता आपला टॉपिक आहे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आता हा लॉ काय आहे ते आपण पाहूया, पण याच्यामध्ये मोमेंटम हा कन्सेप्ट येतो म्हणून आपण आधी मोमेंटम काय राहते ते डिस्कस करू। सो लेट्स सी नाउ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Now what is this law? Suppose इथे एखादा ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस पर फोर्स डाला तो डेफिनेटली इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है। बेसिक आहे, सिंपल आहे। ऑब्जेक्ट वरती टाकलेला जो फोर्स आहे तो काय करतो, तर फोर्स चेंजेस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सपोज ऑब्जेक्ट हा सुरुवातीला मोशन मध्ये आहे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u आणि त्याच्यावरती f हा इतका फोर्स आपण टाकलेला आहे t वेळेपर्यंत। t समय तक इतना फोर्स आपने उस पर डाला तो उसका जो वेलोसिटी था ये चेंज हो जाता है, दैट बिकम v। So velocity changes from u to v. Clear? तर फोर्स टाकल्यामुळे बॉडीची वेलोसिटी जी होती ती बदलते। समजा सुरुवातीला ती u होती, फोर्स टाकल्यानंतर ती v झाली इतक्या वेळेमध्ये। इतना समझ गया आपको? तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो अगर बॉडी का मास m, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम mu। फाइनल मोमेंटम कितनी असेल, यानी फोर्स डालने के बाद जो वेलोसिटी u था फोर्स डालने के बाद चेंज हो गया, वो हो गया v। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू v। क्लियर? सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मध्ये झालेला चेंज काय आहे, चेंज कसं काढतो आपण, तर फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu। क्लियर? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। आता हा जो लॉ आहे सेकंड लॉ, हा आपल्याला काय सांगतो, तो सेकंड लॉ हमको बताता है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है, फोर्स टाकल्यामुळे जो चेंजिंग मोमेंटम आहे त्याचा रेट
रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स किंवा इम्प्रेस्ड फोर्स। जो आपण फोर्स टाकलेला आहे त्या फोर्स वरती डिपेंड करणार आहे की किती रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राहणार आहे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी depends upon the applied force and it is in direction of force। हा जो चेंज इन मोमेंटम होणार आहे किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आहे तो असतो इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स किंवा इम्प्रेस्ड फोर्स। तर सेकंड लॉ मध्ये हे म्हटलेलं आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू depends on the applied force, impressed force and takes place in the direction of applied force। स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेला आहे पेज नंबर 13 वरती। जस्ट बिलो द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम दो बोल्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पण ते स्टेटमेंट लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा लर्न करण्यासाठी तुम्हाला मोमेंटम काय आहे हे समजून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर अशा प्रकारच्या एक्झाम्पल मध्ये चेंज इन मोमेंटम काय राहतं अपॉन जर टाइम केला आपण त्याला म्हणतात रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या गोष्टी जर तुम्हाला समजल्या, इसका मीनिंग अगर आपको अच्छी तरह से समझ गया तो स्टेटमेंट लर्न करने में आपको आसानी जाएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स and the change in momentum occurs in the direction of force। दोन गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत। पहली बात आपको ये बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम मध्ये होणारा जो बदल आहे त्याचा रेटचा अर्थ होतो हाउ फास्ट ये हाउ स्लो, कितना फास्ट है कितना ज्यादा, दैट इज रेट। किस रेट से मोमेंटम बदलता है, मतलब कितना फास्ट बदलता है या कितना स्लो बदलता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये एक बात। और दूसरी बात, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये होता है फोर्स की डायरेक्शन में, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जे फोर्सचं डायरेक्शन आहे त्याच डायरेक्शन मध्ये तो जो मोमेंटम आहे त्याच्यामध्ये होणारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आहे तो राहतो। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत and that becomes statement of Newton's second law of motion। पुन्हा एकदा सांगतो, स्टेटमेंट आहे the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and the change in momentum occurs in the direction of applied force। दोन्ही पॉइंट्स ला एकत्र करा, that becomes statement of Newton's second law of motion। अब इसी को हम थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याला कसं देऊ आपण, पहले हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। आता जे एक्झाम्पल आपण पाहिलं होतं त्याच्यामध्ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। u is the initial velocity and v is the final velocity, m है mass of the object। इसमें से अगर आपने m कॉमन निकाला न्यूमरेटर में से तो यहां बचेगा v माइनस u अपॉन में है t। नाउ व्हाट इज v माइनस u अपॉन t, हे क्या है, याला आपण म्हणतो एक्सिलरेशन। दिस इज नथिंग बट एक्सिलरेशन, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सिलरेशन। अशा प्रकारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन।
आता या लॉ मध्ये काय म्हटलेलं आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F प्रोपोर्शनल ma या ma प्रोपोर्शनल F दोन्ही चालेल. According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum अपन ma काढलेला है, so that is directly proportional to force. इसी को आप ऐसे लिख सकते हो. अब इसको अगर आपने इक्वल टू किया तो एक कांस्टेंट आपको डालना पड़ेगा k into ma. This constant it has got a fixed value आणि या केस मध्ये हा जो कांस्टेंट आहे त्याची व्हॅल्यू आहे 1. So if k equal to 1, then what we get? We get F equal to ma. मतलब force is the product of mass and acceleration. अच्छा प्रकार force equal to ma. It is very famous equation in physics. F equal to ma. This is all about Newton's second law of motion. आता पहा याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय काय सांगितलं, क्या क्या मैंने आपको इसमें बताया. तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया मोमेंटम क्या होता है, कारण दिस लॉ इज रिलेटेड टू मोमेंटम. मोमेंटम काय आहे त्याचा फॉर्म्युला, डेफिनेशन, युनिट्स आणि डायरेक्शन आपण आधी ते डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर मग आपण काय लॉ सांगतो आहे ये मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change in momentum occurs in the direction of force. This is statement. यालाच मॅथमॅटिकली आपल्याला अशा प्रकारे लिहिता येईल आणि हे सगळं तुम्हाला पेज नंबर 13 वरती दिलेला आहे. वहां से इसको आप और भी अच्छी तरह पढ़ सकते हो. पहले तो आप वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, लिसन केअरफुली, त्याच्यानंतर पुस्तकामधून ते वाचा आणि मग एकदा लिहून पहा किंवा लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. तर 3 लॉज आहेत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ. याच्यापैकी 2 लॉज आज आपण डिस्कस केले, न्यूटन का पहला लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ. अब जो तीसरा लॉ है दैट वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.